हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द नोटबुक क्लास। चलिए लेक्चर थर्ड के शुरुआत कर लेते हैं। इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिफरेंट इंसेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप डियर फ्रेंड्स समझने वाले हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इस लेक्चर में समझने वाले हैं, why does demand curve slope डाउनवर्ड्स। चलिए शुरुआत कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स पहले टॉपिक से, लॉ ऑफ डिमांड। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटिटी डिमांडेड। हमने देखा है कि डिमांड इज व्हेन अ कंज्यूमर इज willing to buy a commodity and he has money to buy that particular commodity and he is willing to pay his income on that particular commodity given the market price of that commodity, जो उसका market price है उस पर वो खरीदना चाहता है। This is demand in economics. But what the law of demand says, law of demand says that dear friends that there is inverse relation between price and क्वांटिटी डिमांडेड, विच मीन्स आपके प्राइस में और आपकी जो डिमांड है इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। जिसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेन, इसका मार्केट प्राइस 10 रुपये है, आप इस 10 रुपये पे इस पेन को ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास 10 रुपये है, वो 10 रुपये आप इस पर खर्चा करना चाहते हैं, आप ये खरीदना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो विच मीन्स ये डिमांड है। बट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर इन केस इस पेन का प्राइस चेंज हो जाता है, इस पेन का प्राइस डियर फ्रेंड्स चेंज हो जाता है, अगर प्राइस ऑफ पेन चेंज हो जाता है उससे हमारी डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन इन्वर्सली चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेन का प्राइस इससे पहले 10 था, अगर ये बढ़ के पेन का प्राइस 10 से 12 हो जाता है डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स प्राइस बढ़ जाता है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या डिमांड है ये कम हो जाती है। ये आपकी लॉ ऑफ डिमांड कहती है। कन्वर्सली देख लेते हैं, अगर इस पेन की प्राइस फ्रॉम 10 टू ₹8 हो जाता है तो आप इस पेन की जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे डियर फ्रेंड्स। दिस इज द सिंपल बेसिक लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट इज दैट व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज डियर फ्रेंड्स हो जाती है, हम हमारे लिए शायद या तो वो आउट ऑफ बजट हो जाता है, उतने पैसे हमारे पास नहीं होते, हम उसे नहीं खरीदते हैं, या हमारे लिए वो चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसका जो कंजप्शन है वो कटेल कर लेते हैं, विच मीन्स कि हम उसे कम खरीदते हैं जब उसका दाम बढ़ जाता है। वो किसी भी सिंपल एग्जांपल आप मार्केट से भी ले लें, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं, उसकी कंजप्शन हम कम करते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है, यही लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, विच मीन्स व्हेन प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, जिसके लिए प्राइस इंक्रीज हुआ, जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी डिमांड कम हो जाती है। एंड कन्वर्सली अगर हम देखें, अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है उसकी डिमांड डियर फ्रेंड्स बढ़ जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। आपके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ये अदर थिंग्स कौन है मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी सारी चीज़ें हम कांस्टेंट ले लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ को हम कांस्टेंट ले लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बगैर सिर्फ प्राइस को हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते हैं। लॉ स्टेट इज दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इज दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डियर फ्रेंड्स, ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, किसी चीज़ की भी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस राइजेज, विच मीन्स किसी चीज़ की भी डिमांड हम ज़्यादा करते हैं जिसका प्राइस कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, और इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब उसका प्राइस राइज हो जाता है। मैंने इससे पहले
आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बट डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिमांड के हमने यहाँ कहा था अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, हमारी लॉ ऑफ डिमांड जो है ये काम नहीं करेगी, ये इस तरह से काम नहीं करेगी, विच मीन्स देयर विल बी नो इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये कौन सी चीज़ें हैं जो डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट रहती है? व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स जो हम लॉ में बताते हैं, अदर थिंग्स जो कांस्टेंट रहती हैं। ये डियर फ्रेंड्स है एक प्राइस, सिर्फ हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस चेंज हो जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है। ये इन्वर्सली दोनों रिलेटेड है डियर फ्रेंड्स। बाकी सारी चीज़ें कौन सी है जिन्हें हम एज्यूम कर लेती है कांस्टेंट? वो है डियर फ्रेंड्स वही चीज़ें जो हमने इससे पहले पढ़ी हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है। कौन कौन सी चीज़ें जिसे हम कांस्टेंट लेते हैं? अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं लेंगे तो हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी, इन चीज़ों की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। व्हाट आर दोज थिंग्स? वो है सबसे पहले डियर फ्रेंड्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है इज्यूम कर लेते हैं ये कांस्टेंट डियर फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट है। क्यों हम इज्यूम कर लेते हैं ये कांस्टेंट है डियर फ्रेंड्स? अगर हम इन्हें कांस्टेंट इज्यूम नहीं कर लेंगे, इन्हें वेरिएबल एज इज्यूम कर लेंगे, देन प्राइस, अगर टेस्ट कंज्यूमर का चेंज हो गया है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमारी डिमांड कहती है, लॉ डिमांड कहती है कि उसकी डिमांड डिक्रीज होने वाली है फिर। लेकिन अगर टेस्ट को हम खुला छोड़ दें, टेस्ट को कांस्टेंट ना लें, देन अगर इसी जिस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई है डियर फ्रेंड्स, इसका कंज्यूमर्स का टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस प्रोडक्ट हो गया है। कंज्यूमर्स चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मान लीजिए फैशन में है, सभी यूज़ कर रहे हैं, ये कंज्यूमर चाहता है मैं भी यूज़ करूं, और इसकी डिमांड कर रहा है, या बहुत सारे कंज्यूमर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। देन अगर इसकी प्राइस इंक्रीज भी हो रही है, हो चुकी है, टेस्ट की वजह से या प्रेफरेंसेस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है, विच मीन्स डिमांड बढ़ गई है टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्राइस भी बढ़ गई है, विच मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बनती है प्राइस और डिमांड में, विच मीन्स कि लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारी डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिमांड वो फॉलो ही नहीं हो रही है। दैट इज़ वाई कि वी टेक दिस एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हम इसे कांस्टेंट ले लेते हैं, हम दो ही चीज़ों को कंसिडर करते हैं, व्हाट हैपन्स विद द डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस, एंड लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट when price changes, our demand changes, but inversely with the price, which means when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. We take certain things as constant. One of the important thing is taste and preference of the consumer. अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ डिमांड के साथ, मैंने आपको बता दिया। That's why we take this constant. The second important factor, dear friends, which we take constant in the law of demand is income of the consumer. Income of the कंज्यूमर डियर फ्रेंड्स, हम जो कंज्यूमर की इनकम है हम इसे कांस्टेंट ले लेते हैं। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम जो कंज्यूमर की हम राइज हो जाती है तो ऑब्वियसली डिमांड भी राइज होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है। दैट इज़ वाई कि वी टेक दिस इनकम एज कांस्टेंट। हम जब इसे कांस्टेंट लेंगे तब हम इस्टेब्लिश लॉ ऑफ डिमांड को कर पाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड्स जिससे हम कांस्टेंट इज्यूम करते हैं वाइल स्टेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट। ये रिलेटेड गुड्स कौन कौन सी है डियर फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स एक है हमारे रिलेटेड गुड, दूसरे कंप्लीमेंट्री गुड्स। मैं थोड़ा समझा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, व्हाई वी टेक दीज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स एज कांस्टेंट व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ डिमांड। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। वी हैव स्टडीड दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इट सेज दैट कि देयर इज इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, विच मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं, राइट। बट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि लॉ तभी फॉलो होगा जब कुछ चीज़ों को हम कांस्टेंट ले लें, कुछ चीज़ों को हम इज्यूम कर लें कि ये चेंज नहीं होते हैं। वन ऑफ देम वी हैव डिस्कस्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर हम इसको कांस्टेंट इज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा डिमांड के साथ, लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो होगा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन हियर इन दिस सेक्शन। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हमारे होते हैं? वन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड सेकंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। आइए देख लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन से होते हैं, और अगर हम इन्हें कांस्टेंट इज्यूम न करें तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं होगा, कैसे नहीं होगा हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टेकिंग द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है डियर फ्रेंड्स कि अगर हम एक गुड जो दो पर्टिकुलर गुड्स हैं एक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल हम न कर पाए किसी रीज़न की वजह से, उसके बदले हम कोई दूसरा गुड इस्तेमाल करें तो हमारी सेटिस्फैक्शन वांट जो है वो सेटिस्फाई तब भी हो जाएगी। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉफ़ी,
अगर हम कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और कॉफ़ी हमें नहीं मिलती है तो हम चाय से भी, टी से भी काम चला लेते हैं। ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है डियर फ्रेंड्स। अब हम इनको क्यों कांस्टेंट ले लेते हैं, इनके प्राइसेस को कांस्टेंट क्यों ले लेते हैं, इनके प्राइसेस क्यों चेंज नहीं होंगे? हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड में व्हेन प्राइस changes or price increases quantity demand decreases and conversely when price decrease quantity demand increases। देखते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो डिमांड टी के लिए बढ़ेगी, विच मीन्स कॉफ़ी महंगी हो गई है, डिमांड कॉफ़ी के लिए बढ़ेगी, विच मीन्स हियर वी आर establishing a direct relationship between price of a good and demand of its substitute, which means law of demand follow नहीं हो पाएगा यहाँ। That's why we take the price of substitute goods as constant। Complementary goods क्या है dear friends? Complementary COMPLEMENTA complementary goods dear friends वो goods है जिनकी हम डिमांड जिनकी डिमांड हम जॉइंटली करते हैं, जॉइंटली डिमांडेड। ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड जॉइंटली होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार खरीद रहे हैं तो हमें पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, अगर हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो हमें सिम कार्ड भी खरीदना पड़ेगा। हम इनको भी कांस्टेंट एज एज्यूम कर लेते हैं वाइल एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड, वाइल अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डियर फ्रेंड्स हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं वाइल एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। अगर फ्यूचर में एक कंज्यूमर एज्यूम कर लेगा, अभी मान के चलिए गुड जो है हमारे पास, गुड एक्स है, इसका प्राइस 10 है, 10 रुपीज़, इस वक्त 10 रुपीज़ है। हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन है 12 होने वाली है, 12 होने वाली है। होगा क्या कि इस वक्त इसी प्राइस पे इसकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगती है कि ये चीज़ हमें खरीदनी है, गुड एक्स हमें खरीदना है, इसकी हमें ज़रूरत है, बट इन फ्यूचर इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, ये इसे अभी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, विच मीन्स प्राइस इज़ कॉन्स्टेंट और प्राइस इज सेम, बट इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ भी लॉ फॉलो नहीं हो रहा, और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन इसकी है, बट दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो आपको यहाँ से लेनी है, वाई वी आर टेकिंग सर्टन थिंग्स एज कॉन्स्टेंट वाइल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। डियर फ्रेंड्स, जो मैं ये चीज़ें आपको अभी तक बता रहा था जिन्हें हम कॉन्स्टेंट रख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर डियर फ्रेंड्स। थर्ड, प्राइस ऑफ related goods dear friends. Next important, future expectations of consumer vis-a-vis price, regarding price dear friends। इन्हीं को हम assumptions of law of demand कहते हैं, which means हमारी लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड करने के लिए दीज आर द एजम्पशंस विच आर टेकन एज कांस्टेंट, कि ये चीज़ें जब ये चीज़ें कांस्टेंट हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डज नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डज नॉट चेंज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर विज़ा-वी प्राइस है, ये चेंज नहीं होती है, व्हेन वी टेक देम एज कांस्टेंट, दीज आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड है तब फॉलो होती है। आइए डियर फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, एजम्पशंस को देख लिया है, या वो फैक्टर्स देख लिए जिन्हें हम कांस्टेंट ले लेते हैं सो दैट हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो, राइट फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को हम थ्रू अ शेड्यूल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेड्यूल मतलब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, टेबल, एंड लॉ ऑफ डिमांड को थ्रू कर्व हम कैसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़िया हो। पहले लॉ ऑफ डिमांड शेड्यूल को देख लेते हैं, which means लॉ ऑफ डिमांड जो कहती है, एक टेबल के फॉर्म में हम सीखने या समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव अ कमोडिटी और गुड एक्स, राइट। इसका प्राइस देख लेते हैं, प्राइस शॉर्ट में पी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स विच मीन्स पी एक्स, इसे हम रुपीज़ में कंसिडर करते हैं। हमारी कोई प्राइस गुड एक्स है जिसका प्राइस 10 है, और इस प्राइस पे इसी गुड की क्वांटिटी जो यूनिट्स में जूम कर लेते हैं खरीदी गई है, 10 रुपये में 100 यूनिट्स हमने खरीद लिए हैं, राइट। अब अगर इसका प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम 10 to 9, इसी गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम 10 to 9,
हम थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली विच लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, हम ज़्यादा इसकी कंजप्शन करेंगे, खरीदेंगे ज़्यादा, तो हमने 150 खरीदा। अगर और थोड़ा प्राइस डिक्रीज हो गया फ्रॉम 9 to 8, देन वी विल बाई 200 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक है, जितना प्राइस कम किसी चीज़ का होता है उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड को थ्रू अ टेबल रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको थ्रू अ टेबल दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम डियर फ्रेंड शेड्यूल कहते हैं। राइट, अब इसी शेड्यूल को कन्वर्ट हम कर्व में कर लेते हैं, तो हमारी लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड को क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या स्टेटमेंट ऑफ लॉ, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड शेड्यूल उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देख लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यह हमारी एक्स एक्सीज है, ये हमारी वाई एक्सीज है। यहाँ से हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, जो हमारी क्वांटिटी एक्स है, विच मीन्स गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी इन यूनिट्स, हम यहाँ से मेजर करते हैं। यहाँ से हम प्राइस मेजर करते हैं, प्राइस इस कमोडिटी एक्स का क्या है। हम इज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव, ये हमारा प्राइस है P0, इस प्राइस पे हम डिमांड जो कर रहे हैं वो Q0 कर रहे हैं। राइट, नो इशू, सिंपल है कि प्राइस इतना है, इस पे हमने ये Q0 क्वांटिटी जो है डिमांड कर ली है। लेट अस इज्यूम कि ये प्राइस कम हो जाता है फ्रॉम P0 to P1। हम प्राइस चूँकि कम हो गया है तो हम डियर फ्रेंड्स डिमांड थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। डिमांड, प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होनी है, बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हम इन दो पॉइंट्स को डियर फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट अ कर्व विच वी कॉल्ड डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डियर फ्रेंड्स। सो till now what we have studied, law of demand, which states that there is inverse relationship between, negative relationship between price and quantity demanded। आसान भाषा में क्या, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, हम उसकी डिमांड कम कर लेते हैं, उसे खरीदने कम जाते हैं, उसे इस्तेमाल करने कम जाते हैं। और कन्वर्स भी ट्रू है, देयर आर सर्टन एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या कुछ चीज़ें हम यूज करके चलते हैं कि ये कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। व्हाट आर दोज? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो ये इन्हें कॉन्स्टेंट इसलिए जूम करते हैं सो दैट हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो हो। व्हाट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम जूम कॉन्स्टेंट कर लेते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। इन चीज़ों को हम इज्यूम कॉन्स्टेंट कर लेते हैं सो दैट हमारी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो जाए। अगर इनमें हम थोड़ी सी भी चेंज करें, इन्हें वेरिएबल फैक्टराइज रखें, नॉट कॉन्स्टेंट फैक्टर, तो हमारी डिमांड के साथ क्या होता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दैन दिस लॉ ऑफ डिमांड और स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कैन बी presented through a schedule, through a table, so that कि हमें नज़र आए, so that it will be clear for us कि हम समझे through a schedule, through a schedule, through a table किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हमने वो देखा। देन एक कर्व के थ्रू किस तरह से हम लॉ ऑफ डिमांड को दिखा सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन हियर डियर फ्रेंड्स। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस है, विच मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस है, विच मीन्स कि लॉ ऑफ डिमांड हर सिनेरियो में या हर पर्टिकुलर गुड के केस में फॉलो नहीं होती है। किन किन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो होती है, नहीं अप्लाई होती है, वो कौन से केसेस हैं? 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हम देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं सबसे पहला केस, लॉ ऑफ डिमांड अब आपको याद है, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट थ्रू स्केड्यूल, इसके एक्सेप्शंस देख लिए थ्रू ग्राफ। अब कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शन से क्या मुराद है कि लॉ ऑफ डिमांड कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होती है, कुछ केसेस में फॉलो नहीं होती है। व्हाट आर दोज केसेस? आइए मेरे साथ देख लेते हैं। वन ऑफ द केसेस कि अगर गुड्स AR आर्टिकल्स हो या गुड्स हो, वो अलग हो, डिस्टिंक्शन हो उन गुड्स में, वो यूनिक हो। फॉर एग्जांपल एंटीक गुड्स, जो एक्सट्रीम लग्जरी गुड्स हो। एग्जांपल दे देते हैं आपको, रेयर पेंटिंग, डायमंड, ज्वेलरी। इनके साथ क्या होता है डियर फ्रेंड्स?
ये वो चीज़ें हैं जो लोग तभी खरीदते हैं जब इनकी आमदनी इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो। वाई? बिकॉज ये गुड्स माने जाते हैं दीज आर द सिंबल ऑफ ऑपलेंट लाइफ, दीज आर द सिंबल्स ऑफ अ लग्जरी लाइफ। ठीक है, ये भी माना जाता है जितनी इनकी कीमत ज़्यादा होगी उतनी उतनी ये चीज़ें प्रेशियस हैं। वो कोई एंटीक चीज़ हो, वो कोई रेयर पेंटिंग हो, वो डायमंड हो, कोई स्पेशल ज्वेलरी हो, कोई लग्जरी गुड हो, एक स्पेशल ब्रांड के कार्पेट हो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इन चीज़ों में जिन जिन गुड्स की कोई स्पेशल डिस्टिंक्शन होती है, इन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर ये रेयर पेंटिंग की जितनी प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड इसकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये तब वैल्यूएबल मानी जाती है, तब ये मानी जाती है कि दिस पेंटिंग इज़ वर्थ डैश डैश करोड़, एंड विच मीन्स ये तब वैल्यूएबल है, बिकॉज इसके लिए ये यूनिक है, एंटीक है, एक ही दुनिया में है, कुछ ही दुनिया में है। दैट्स वाई इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, और इसकी प्राइस जब ज़्यादा होती है या बढ़ जाती है, इसकी डिमांड भी तभी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग इसे तभी खरीदते हैं। ये वो गुड्स हैं जो ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं ऑफ नेचर, जिनमें कुछ जो रेयर गुड्स होते हैं, उन केसेस में क्योंकि उनकी प्राइस जब बढ़ जाती है, उनकी मार्केट वैल्यू जब ज़्यादा होती है, डिमांड भी तब ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड दिया है डियर फ्रेंड्स, थियोरस्टीन वेबलन साहब हैं। इन्होंने ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है दिया है। इन्होंने कहा है कि देयर आर सम गुड्स which are of distinct nature, it may be antique goods, luxury goods, rare paintings, diamonds, jewelries etc. इनके केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, विच मीन्स कि अगर प्राइस इनका डिक्रीज हो जाएगा तो इनकी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ेगी, वो डिक्रीज ही हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती है वो है डियर फ्रेंड्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स कभी कभार हम क्या मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज़ सस्ती है, अगर कोई चीज़ सस्ती है, चीप है, तो उसका वैल्यू भी कम होगा और वो उतनी यूज़फुल हमारे लिए नहीं होगी, तो तब हम उस चीज़ को खरीदते नहीं, उस पर्टिकुलर गुड को या पर्टिकुलर कमोडिटी को नहीं खरीदते हैं। ओबियसली जो चीज़ सस्ती हमें पड़ती है, हमें लगती है कि सस्ती है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमें यूज़फुल ये नहीं लगती है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्रोडक्ट, देयर इज़ अ गुड जिसका प्राइस कम है या कम होता जा रहा है, हम इसे नहीं खरीदते हैं, हैविंग जो इन दिस माइंड कि बैकग्राउंड में हमारे ये होता है, या हमारा बिहेवियर जो है इस तरह से तब काम करता है कि ये बिकॉज इट इज़ चीप, इट मे नॉट बी वैल्यूबल और यूजफुल फॉर अस। दिस इज इग्नोरेंस डियर फ्रेंड्स, ये हमेशा नहीं होता है, बट इन केस ऑफ इग्नोरेंस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती है, बिकॉज एज वी स्टेटेड हियर कि अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर गुड का कम भी होता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो जाती है। सो द अनदर इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज गिफन गुड्स। डियर फ्रेंड्स गिफन गुड्स एक्सेप्शन जो है ये सर रॉबर्ट गिफन साहब ने हमें समझाया है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई नहीं होती है, विच मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, एंड ओब्वियसली कन्वर्स फॉलोज। ये एक स्पेशल सर रॉबर्ट गिफन जो है डियर फ्रेंड्स ये एक स्पेशल केस है। हाउ इट इज़ स्पेशल केस? स्पेशल केस इसलिए है, जो वर्कर्स इन ब्रिटेन थे तब ये देखा गया है कि क्योंकि उन्हें खाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जो थे उन्हें अपनी सेहत ठीक करने के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए उन्हें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी, बट वो खाने पीने अपने डेली मील उनका था ओब्वियसली ब्रेड, वो ब्रेड खाते थे, लेकिन जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता था राइट, उन्हें वही ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूर किया जाता था खरीदने के लिए डियर फ्रेंड्स। ये एक स्पेशल केस है, बट स्टिल इट इज़ द लॉ ऑफ एक्सेप्शन टू द डिमांड दैट व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। देयर इज एक और अनदर एस्पेक्ट है गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स भी मानते हैं, इन्फीरियर गुड्स भी मानते हैं डियर फ्रेंड्स। गिफन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स मानते हैं। और इन्फीरियर गुड्स क्यों मानते हैं, पहले आपको बता दें कि इन्फीरियर गुड होता क्या है। इन्फीरियर गुड वो होता है डियर फ्रेंड्स जब आपकी इनकम बढ़ जाए, और अगर इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ते ही अगर आप किसी गुड की आप डिमांड करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं उस गुड की डिमांड करना, तो वो गुड आपके लिए इन्फीरियर हो जाता है, विच मीन्स देयर इज़ अ गुड एक्स, इसे आप अभी तक डिमांड कर रहे थे, जब आपकी इनकम बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, तो आपने इस गुड एक्स को डिमांड करना बंद कर दिया, कम कर दिया, आपने गुड फॉर एग्जांपल वाई पे आप चले गए, इसके आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये गुड आपके लिए इन्फीरियर गुड हो गया डियर फ्रेंड्स। और गिफन गुड भी हम, गिफन गुड्स जो हैं वो भी इन्फीरियर गुड्स हैं जिनके केस में लॉ ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स अप्लाई नहीं होता है। देयर इज़ एन अनदर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर डियर फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड देखी, लॉ ऑफ डिमांड देखा, और मैंने बार बार आपको ड्यूरिंग दिस लेक्चर आपको कहने की कोशिश कर रहा था दैट डिमांड कर्व जो है स्लोप
डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। अब सवाल है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ये आपके मन में सवाल होना चाहिए। अब जब हमारी डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप करती है, इसका क्या मतलब है, उसके बाद देखेंगे कि क्यों ये डाउनवर्ड स्लोप करती है। डाउनवर्ड स्लोप का क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती हैं जब प्राइस चीज़ों का कम हो जाता है। मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड और डिमांडेड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो या लॉ ऑफ डिमांड। अब बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड, सवाल है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आइए हम आपको बता देते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर वाई डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ diminishing marginal utility। डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक शायद ये लॉ नहीं पढ़ा है, ये हमें कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ना है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूटिलिटी क्या है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देन आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ लॉ ऑफ डिमांड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज बिकम्स द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड करो, तब मैं आपको समझा पाऊँगा। सो व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी डियर फ्रेंड्स हम कहते हैं कोई भी कमोडिटी हो, इसका जो पावर होता है या इस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन है, इस पेन की कैपेसिटी या पावर है टू फुलफिल माई वांट टू राइट ऑन पेपर और समथिंग समवेयर एल्स। ठीक है, मेरी लिखने की ख्वाहिश ये पेन पूरी करता है, विच मीन्स इस पेन की यूटिलिटी है, यूटिलिटी टू सेटिस्फाई माई वांट, विच वांट, जो मेरी लिखने की ख्वाहिश है वो मेरी पूरी करता है, विच मीन्स एक कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। राइट, किसी भी चीज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें कुछ यूटिलिटी मिलती है। राइट, कुछ हमारी कोई हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, हम पानी पी ले तो हमारी प्यास खत्म हो जाती है, विच मीन्स दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर हैज़ द यूटिलिटी टू क्वेंच आवर थर्स्ट। राइट, दिस इज द यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट की यूटिलिटी की बात करें तो वो मार्जिनल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कप ऑफ टी कंज्यूम कर लिया, इससे मुझे जो यूटिलिटी मिली वो फर्स्ट यूटिलिटी है। जो सेकंड, अगर मैं टी का एक कप यूज़ करता हूँ प्लस मैंने दूसरा तभी पी लिया, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कुछ यूटिलिटी मिली UX, यहाँ से मुझे UY मिली। ठीक है, इन दोनों को टोटल मिला के टोटल यूटिलिटी हो जाती है। बट जो मैंने ये फर्स्ट कप ऑफ टी कंज्यूम कर लिया था, इससे मुझे जो यूटिलिटी मिली, जो ये सेकंड लास्ट से यूटिलिटी मिली, जो थोड़ा सा एडिशन यूटिलिटी में हो गया, इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। डिफाइन मैं आपके लिए कर देता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली मीन्स एडिशन इन द टोटल यूटिलिटी बाई कंज्यूमिंग लास्ट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर मैं चाय के 3 कप पी रहा हूँ, लास्ट के कप से मुझे जो यूटिलिटी मिली है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तब इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं जब हम इसे टोटल एडिशन के साथ कंसिडर कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन आपके लिए। वाई डिमांड को स्लोप डाउनवर्ड्स और वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। हमने पहला रीज़न देखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ? डियर फ्रेंड्स, ये लॉ कहता है कि जितना भी कोई आप गुड कंज्यूम करोगे, उससे जो आपको मिलने वाली यूटिलिटी है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, जो आपको उससे ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली होती है, वो कम हो जाती है हर यूनिट को कंज्यूम करने के बाद। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं अगर भूख लगी है तो मैं एक एप्पल खा लूँ, इससे मुझे मेरी जो ख्वाहिशात पूरी होगी, जो यूटिलिटी मिलने वाली है,
वो ज़्यादा होगी, वो UX हो सकती है, मान के चलिए वो 10 है। लेकिन अगर मैं दूसरा एप्पल खाऊंगा, क्योंकि अब मेरी भूख मिट चुकी है, थोड़ी बहुत तो मिट चुकी है, अब उतना मज़ा नहीं आएगा दूसरा एप्पल खाने में, UX डैश ये यूटिलिटी 8 ही होगी डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं तीसरा एप्पल खाऊंगा, तभी ये एक ही टाइम पे मैं खा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस कि हम एक ही वक्त की बात कर रहे हैं। UX डबल डैश डियर फ्रेंड्स, अब यूटिलिटी मेरी 6 ही होगी अगर मैं और एक एप्पल तभी कंज्यूम करूँगा। मैं चौथा एप्पल खा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अब उतना मज़ा नहीं आएगा एप्पल खाने में, और उतना अब भूख तकरीबन ख़त्म हो रही है, तो U ट्रिपल डैश वो मेरी यूटिलिटी 4 ही होगी। अब जो मेरी मज़ा इस एप्पल से आने वाला है, मेरी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली है, जो नेक्स्ट एप्पल मैं खाने वाला हूँ, इससे जो यूटिलिटी मुझे मिलने वाली है वो डियर फ्रेंड्स 2 ही होगी। नेक्स्ट एप्पल खाऊंगा डियर फ्रेंड्स, मेरी यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट एप्पल खा लिया तो मेरी यूटिलिटी -2 हो जाएगी, मीन्स वोमिटिंग में करना स्टार्ट करूंगा। मैंने बहुत सारे एप्पल एक साथ खा लिए हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा फॉलो करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, वो कहता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, विच मीन्स जो हर एक यूनिट के साथ आपको यूटिलिटी मिलती है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो आपकी डिक्रीज होती जाती है जितना आप एक पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करते हो। सक्सेसिव जितना कंजप्शन आप करोगे, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, और यूटिलिटी मीन्स कि आपकी उस गुड को कंज्यूम करने की ख्वाहिश जो है कम होती जाएगी, आपकी यूटिलिटीज कम मिलेंगे। एक टाइम पे ये 0 हो जाती है, जिसमें आपको ज़रूरत ही नहीं लगती है, आपको अब ये कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि आपकी भूख पूरी खत्म हो चुकी है। और अगर आप उसके बाद भी खाते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है डियर फ्रेंड्स। देन हाउ दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। हाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी आपके पास आपने पहला एप्पल खाया, क्योंकि आपको भूख लगी थी, आपने एप्पल डिमांड कर लिया, आप इसके लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार थे। अब आपको दूसरा एप्पल खरीदना है, क्योंकि आपको थोड़ी भूख तो आपकी खत्म हो गई। अब इस एप्पल के लिए आप 10 रुपये नहीं देंगे, आप इस सक्सेसिव एप्पल को कंज्यूम करने के लिए 8 ही रुपये देंगे, डिमांड करने के लिए 8 ही रुपये देंगे। और तीसरे सक्सेसिव एप्पल के लिए आप डियर फ्रेंड शायद 6 रुपये ही देंगे, क्योंकि अब अगर आपको ये मिलेगा भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, आपने एप्पल खा लिए, 2 खा लिए, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी वो गुड़ पाने की ख्वाहिश कम हो जाती है, क्योंकि आपकी वांट तो सक्सेस हो रही है, तो आप उसके लिए प्राइस जो पे करने वाले हैं वो कम करने वाले हैं। विच मीन्स डियर फ्रेंड्स, अब हर एक सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ गुड के लिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर सक्सेसिवली कंसेक्यूटिवली कंटिन्यूसली आप एक ही टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक यूनिट के लिए आप कम पे करना चाहेंगे। विच मीन्स डियर फ्रेंड्स, आप बहुत कम प्राइस पे करना चाहते हैं इन कमोडिटीज़ के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, अब कंसेक्यूटिवली नहीं यूज़ कर रहे थे, तभी आप ज़्यादा कर पाएंगे, तभी आप अब ज़्यादा डिमांड इस गुड की कर पाएंगे जब इसका प्राइस बहुत कम होगा। विच मीन्स आप इसका प्राइस बहुत कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया आपके लिए रिलेटिवली अब, क्योंकि आपकी यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो भी कम बहुत हो चुकी है। अगर इसका प्राइस भी कम हो जाता है, यू विल डिमांड मोर ऑफ इट डियर फ्रेंड्स। दैट इज़ वाई आर डिमांड करो डिक्रीजेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट वर्क्स बिहाइंड टू मेक इट डाउनवर्ड स्लोपिंग डियर फ्रेंड्स। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड करो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो है डियर फ्रेंड्स इनकम इफेक्ट। किस तरह से इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं डियर फ्रेंड्स? इनकम इफेक्ट हम कहते हैं जब कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। विच मीन्स जब कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज हो जाती है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे, तो फिर किस तरह से डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, ये इनकम इफेक्ट में हम देखने वाले हैं। रियल इनकम किसे कहते हैं? रियल इनकम होती है सर परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, कितना ये परचेज कर सकता है डियर फ्रेंड्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है फॉल हो जाता है, प्राइस कम हो गया, तो अब आप फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स है, इसका प्राइस 10 है, अब प्राइस 10 से इसका फॉल 5 हो गया। अब 10 में ये खरीदने जा रहे थे, लेकिन अब आपको ये 5 में ही मिल रहा है, आपके 5 रुपये बच गए। विच मीन्स आपकी रियल इनकम जो है परचेजिंग पावर बाई 5 इंक्रीज़ हो गई है। जब प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है या परचेजिंग पावर, क्योंकि इसके पास इनकम बचती है, परचेजिंग पावर इसकी बढ़ जाती है। मनी की अब जो बाई करने की कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। आप अभी कमोडिटी एक्स 10 में 1 खरीद सकते थे, अब 10 में आप 2 खरीद सकते हैं, विच मीन्स परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो जब आपकी रियल इनकम में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है,
ऑफ डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। दैट इज़ वाई, विच मीन्स यहाँ क्या हो जाता है, प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। दैट्स वाई हमारी डिमांड करो नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाती है डियर फ्रेंड्स। द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर या रीज़न जिससे हमारी डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, दैट इज़ डियर फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स कौन हो गए? सब्स्टिट्यूट्स हो गए कि जब हमारी एक, टेकिंग एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफ़ी, मैं अभी तक आपको इससे पहले भी समझा रहा था, टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर हमारे लिए कॉफ़ी महंगी हो रही है तो हम टी से काम चला लेंगे, तो अगर टी महंगी हो गई तो कॉफ़ी से काम चला लेंगे, टी का कंजप्शन कटेल करेंगे। ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। ये वो गुड्स हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, विच मीन्स अगर एक ना भी मिलती है हमारे लिए एक्सपेंस हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ओके, नो इशू। सो अब देख लेते हैं, अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, राइट, अगर टी का प्राइस हो जाता है कॉफ़ी की, डिमांड बढ़ जाएगी, और क्योंकि टी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो इसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। कॉफ़ी का प्राइस रिलेटिवली जो है टी के कंपैरिजन में कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हो गया है, दैट्स वाई इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, विच मीन्स यहाँ पे भी हम प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन देखते हैं, विच establishes here that why our demand curve is negatively sloped, dear friends. Another important reason, dear friends, is size of consumer group. जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो नए खरीदार आने लगते हैं। इस नए खरीदार इस गुड को, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गुड एक्स, खरीदने आ जाते हैं। ये वो लोग खरीदने आ जाते हैं जो शायद इस गुड को अभी तक अफोर्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो और लोग भी इसे खरीदने आ गए हैं, क्योंकि अब उनके लिए भी अफोर्डेबल हो गया है। विच मीन्स जब प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसका कंज्यूमर ग्रुप जब बढ़ जाता है, डियर फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न वाई डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स, विच इज़ डिफरेंट यूजेस, विच मीन्स एक गुड के बहुत से यूजेस होते हैं। जैसे हम मिल्क की एग्जांपल ले लें, मिल्क जो है हमारा, उसमें हम अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। हम उसे कर्ड भी बना सकते हैं, हम चीज़ भी बना सकते हैं, हम बटर भी बना सकते हैं, राइट। व्हाट हैपन्स, जब प्राइस कम हो जाता है तो अब हम इस मिल्क से बहुत सारी यूजेस करें, अब ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करते हैं मिल्क की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसे कर्ड में भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अलग अलग यूजेस हैं, चीज़ में भी, बटर में भी, एक्स्ट्रा और चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। विच मीन्स यहाँ पे भी प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप बिल्ड होती है। कन्वर्सली अगर हम देखें, अगर मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है तो हम इसकी डिमांड कम करेंगे। कैसे? हम इसे बहुत कम खरीदेंगे और जो इसके अदर यूजेस हैं उनको कटेल करेंगे, किसी एक यूज़ में ही लगा देंगे, क्योंकि अब ये हमारे लिए महंगी हो गई है। डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इज द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। द अनदर important topic which we have covered is exceptions to the law of demand. Exceptions we have studied to the law of demand. We dealt with the important question and tried to understand why demand curve slope downwards. Dear friends, here is a practice question for you. Please do practice this question. Why more of a good is purchased when it is price falls? Then another important practice question for you may be, state the law of demand. Explain it with the help of suitable diagram. Thank you very much, friends.